सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जब किसी व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए में कोई आरोप लगता है या जो नया कानून आ गया है अब भारतीय न्याय संहिता इसके सेक्शन 85 86 में जब कोई आरोप लगता है। सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जब किसी व्यक्ति पर दहेज का मुकदमा दर्ज होता है, दहेज को लेकर एफआईआर दर्ज होता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति को क्या करना है, कैसे उसको अपना बचाव करना है, पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है अपने आप को बचाने का वो होता है एंटीसिपेटरी बेल लेना। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई किया जाता है, या जो अब नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके सेक्शन 482 में एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई एफआईआर रजिस्टर होता है तो सबसे पहला काम होता है एंटीसिपेटरी बेल लेना। और जब कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करता है तो कोर्ट कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके उस व्यक्ति को कुछ कंडीशंस पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। कोर्ट क्या चीजें ऑब्जर्व करती है इसको समझना जरूरी है। बेसिकली कोर्ट देखती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया तो कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद आरोपी जो इन्वेस्टिगेशन है केस का उसमें कॉपरेट करेगा या नहीं करेगा। तो इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जब कोर्ट ये एश्योर हो जाती है कि आरोपी बेल मिलने के बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेगा और जब जब इसको बुलाया जाएगा ये आएगा, तो फिर इसके बाद कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करते समय कोर्ट कुछ कंडीशंस भी लगाती है। ये कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट भी आया है जिसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over the situation. So basically सबसे पहले समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है। जब किसी व्यक्ति पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की धाराएं लगती हैं और एफआईआर दर्ज होता है तो इस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसमें बेल नहीं मिलता है। इन ऑफेंसेस में पुलिस के पास बेल देने का अधिकार नहीं होता है। सिर्फ कोर्ट के पास पावर होता है कि कोर्ट बेल ग्रांट करे या ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर गिरफ्तारी से बचने के लिए बेसिकली उस व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन होता है और वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हुई है या एफआईआर दर्ज नहीं भी हुई है लेकिन उसको एप्रीहेंशन है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है और उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस सिचुएशन में इस गिरफ्तारी से बचने के लिए हमारे कानून में एक प्रोविजन मिलता है एंटीसिपेटरी बेल का। जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता था, लेकिन जो अब ये नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके सेक्शन 482 में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। सो बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है तब वो डायरेक्टली सेशंस कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। और फिर इसके बाद कोर्ट को सिंपली ऑब्जर्व करना है कि उस व्यक्ति का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जिन ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर हुई है वो ऑफेंसेस कितने संगीन हैं, कितने ग्रीवियस हैं। और अगर इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, जब कोर्ट इसको बुलाएगी तभी कोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। और इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि बेल मिलने के बाद ये व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और जब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा ये आएगा, तो फिर कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और ये कंडीशंस क्या क्या होंगी इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि सेशंस कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देता है तो इसके बाद उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। सो बेसिकली इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर है एंटीसिपेटरी बेल लेने का, जिसमें कोई भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट अप्रोच करके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर कर। तो चलिए यहाँ तक हमने बेसिकली समझ लिया कि एंटीसिपेटरी बेल लेने का क्या प्रोसीजर होता है। अब हम बेसिकली बात करते हैं कंडीशंस के बारे में
कि कंडीशंस कोर्ट क्या लगाएगी। इस पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक अभी रिसेंट जजमेंट आया है, इस जजमेंट को भी हम समझ लेते हैं पहले। जिस जजमेंट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं उस केस का नाम है सुदीप चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। शादी के बाद पति पत्नी आपस में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है उनके बीच डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो इसी डिस्प्यूट के कारण जो पति है वो पत्नी के अगेंस्ट एक सेक्शन 13 में डाइवोर्स फाइल करता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स फाइल करता है। लेकिन डाइवोर्स फाइल करने के बाद जो पत्नी है, पत्नी पति के अगेंस्ट 498 आईपीसी में एक एफआईआर लॉन्च करवा देती है। एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद फिर उसके बाद पति जो है उस एफआईआर के अगेंस्ट एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है ताकि वो गिरफ्तारी से अपने आप को बचा सके। जब वो एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में फाइल करता है तो सेशंस कोर्ट उसके बेल को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद वो पहुंच जाता है पटना हाई कोर्ट और वहां पर अपने एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करता है। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट उसकी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट तो कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन लगा देती है जिसको सुनकर वो बेचारा परेशान हो जाता है। पटना हाई कोर्ट ने कंडीशन क्या रखा इसको जानते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पटना हाई कोर्ट ने अपने कंडीशन में कहा कि पति और पत्नी 4 हफ्तों के अंदर एक जॉइंट एफिडेविट फाइल करेंगे और उस एफिडेविट में दोनों ही अग्री करेंगे कि दोनों ही साथ मिलजुल कर रहेंगे। और फिर इसके बाद पति के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन और लगा दी कि पति अपने पत्नी की फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अब यहाँ पर पति इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया कि भाई पति और पत्नी में तो ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिजिकल रिक्वायरमेंट या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जा सकता है। तो ये जो कंडीशन थी वो बड़ी अटपटी थी। इस कंडीशन को लेकर जो पति है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कहता है कि भाई देखो, हमने दुनिया भर के जजमेंट्स पास कर रखे हैं, वैरायटी ऑफ जजमेंट्स पास कर रखे हैं, जिसमें हमने कहा है कि कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो रीजनेबल हो और जिसको पूरा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट या निचली अदालतें बेल ग्रांट करती हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की हाइपोथेटिकल कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए। इस तरह की अनरीजनेबल कंडीशंस जो है लगानी गलत है, क्योंकि जो कंडीशंस फुलफिल ही नहीं हो सकती उन कंडीशंस को लगाने का कोई फायदा नहीं है। और जब कोई व्यक्ति उन कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा तो बेल ग्रांट करने का मतलब क्या हुआ। तो इस तरह से बेसिकली जो रीजनेबल कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस को ही लगाया जाना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन में ऑलरेडी बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं जिसको इम्पोज किया जाना चाहिए, ना कि ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस लगाई जाए जिसको फुलफिल ही नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस, अनरीजनेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशंस बेल ग्रांट करते समय नहीं लगाई जा सकती हैं। सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को लगाया जा सकता है जो रीजनेबल है और जो जेन्युइन है, जिसको कोई भी व्यक्ति पूरा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को ही लगाया जाना चाहिए। सो इस तरह से बेसिकली ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो ये कंडीशन लगा रखी थी कि पति फिजिकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, तो इस कंडीशन को खत्म कर दिया और जो बाकी कंडीशंस लगी थी उसको एज इट इज रहने दिया। सो आई होप अब आपको भी बेसिकली यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह की कंडीशंस के साथ बेल अलाउ होती है और किन कंडीशंस को कोर्ट नहीं लगा सकती है। अगर आपकी बेल में भी कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन लगती है तो आप उसको जो है हायर कोर्ट में अपील के माध्यम से उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।